हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल समिधा संस्कृतम। आज हम संस्कृत व्याकरण का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक करने जा रहे हैं जिसका नाम है संधि। सबसे पहले संधि की परिभाषा को ही समझ लेते हैं। व्यवधान रहित दो वर्णों के मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। व्यवधान रहित का अर्थ है रुकावट से रहित, अर्थात उन्हीं दो वर्णों के मेल से विकार या परिवर्तन उत्पन्न होगा जिनमें अन्य किसी वर्ण का व्यवधान ना हो या रुकावट ना हो, और उनके मेल से जो परिवर्तन आएगा उसे संधि कहा जाएगा। यहाँ एक चीज और समझ लेते हैं कि जो विकार या परिवर्तन है वो भी तीन प्रकार के आएंगे या तीन प्रकार के हैं। सबसे पहला है आदेश, द्वितीय है आगम और तृतीय है लोप। यानी कि जब भी दो वर्ण मिलेंगे, कैसे वर्ण? व्यवधान रहित वर्ण या रुकावट रहित वर्ण, तो तीन प्रकार के परिवर्तन संधि के अंतर्गत आते हैं। सबसे पहला है आदेश। आदेश का अर्थ है कि जब दो ऐसे व्यवधान रहित वर्ण मिलें जिनके मिलने पर उन दोनों वर्णों के स्थान पर या उनमें से किसी एक वर्ण के स्थान पर अन्य वर्ण आए तो उसे कहा जाएगा आदेश। उदाहरण के रूप में मृग प्लस अंक है, क्या बनेगा? मृगांक है। प्रस्तुत उदाहरण में मृग शब्द के अ और अंक शब्द के अ के स्थान पर आ यानी कि दीर्घ आकार आया है। इसे हम कहेंगे आदेश रूपी परिवर्तन या विकार। इसी प्रकार से यदि प्लस अपि क्या बनता है? यद्यपि। प्रस्तुत उदाहरण में द की ह्रस्व इकार के स्थान पर य आदेश हुआ है। तो आपने क्या देखा कि आदेश के अंतर्गत या तो दोनों वर्णों के स्थान पर नया वर्ण आएगा या फिर दोनों में से एक वर्ण के स्थान पर नया वर्ण आएगा। तो इस प्रकार के जो परिवर्तन होंगे वो परिवर्तन आदेश रूपी परिवर्तन कहलाएंगे। चलिए अब बढ़ते हैं आगम की ओर कि आगम किसे कहते हैं। आगम से हमारा अभिप्राय है कि ऐसा परिवर्तन जिसमें ना तो प्रथम वर्ण के स्थान पर कोई वर्ण आए ना द्वितीय वर्ण के स्थान पर कोई वर्ण आए, अपितु उन दोनों के बीच में एक नए वर्ण का आगमन हो तो उसे कहा जाता है आगम रूपी परिवर्तन। उदाहरण के रूप में शिव प्लस छाया क्या बनता है? शिव छाया। या फिर अनु प्लस छेद अनुच्छेद। तो यहाँ क्या हुआ कि व्यवधान रहित वर्णों के बीच में एक अन्य वर्ण का आगम हो गया है, और वो कौन सा वर्ण है? च। तो ये क्या कहलाएगा? आगम रूपी परिवर्तन। तृतीय परिवर्तन कौन सा है? लोप। लोप से हमारा अभिप्राय यह है कि किसी वर्ण का लुप्त हो जाना या किसी विसर्गों का लुप्त हो जाना। यानी इस प्रकार के परिवर्तन में कोई नया वर्ण ना आकर लोप हो जाएगा वर्ण का या विसर्गों का। उदाहरण के रूप में सह प्लस पठति। तो यहाँ पर संधि होकर क्या शब्द बनेगा? सह प्लस पठति के स्थान पर सपठति, विसर्गों का लोप हो जाएगा। ये कहलाएगा लोप रूपी परिवर्तन। जब भी दो व्यवधान रहित वर्णों का मेल होगा तो इन तीन परिवर्तनों में से कोई ना कोई परिवर्तन अवश्य होगा। या तो आदेश होगा या आगम होगा या लोप होगा। आदेश यानी कि दो वर्णों के स्थान पर या एक वर्ण के स्थान पर अन्य नए वर्ण का आ जाना। आगम दोनों वर्णों के बीच में किसी नए वर्ण का आ जाना। लोप किसी वर्ण का लुप्त हो जाना या विसर्गों का लुप्त हो जाना। अब आपको संधि की परिभाषा तो अच्छी प्रकार से स्पष्ट हो गई होगी, परंतु अक्सर हम एक गलती करते हैं कि हम संयोग को ही संधि समझ बैठते हैं, लेकिन संधि और संयोग में अंतर है। चलिए अब हम संधि और संयोग के अंतर को भी समझ लेते हैं। संयोग से हमारा अभिप्राय है
दो व्यंजनों के अत्यंत समीपवर्ती होने पर भी उनका मेल संयोग कहलाता है। संयोग की अवस्था में उन वर्णों के स्वरूप में परिवर्तन नहीं होता है, यानी कि जो दो वर्ण मिल रहे हैं उनका स्वरूप परिवर्तन नहीं होगा। उदाहरण के रूप में तत् प्लस काल है, तत्काल है। ये संयोग का उदाहरण है, क्योंकि यहाँ ना तो त के स्वरूप में परिवर्तन हुआ ना ही क के स्वरूप में परिवर्तन हुआ। दोनों के दोनों वर्ण यथावत हैं, केवल हमने इनको जोड़ दिया है, इनका मेल कर दिया है। जबकि संधि में व्यवधान रहित दो वर्णों के मेल से विकार या परिवर्तन अवश्य होता है। उदाहरण के रूप में रमा प्लस ईश है, रमेश है। यहाँ वर्णों के स्वरूप में परिवर्तन हो गया है, इसीलिए इसे संधि कहा गया है। अब आपको संयोग व संधि में अंतर अच्छी प्रकार से स्पष्ट हो गया होगा। संधि के प्रकार या संधि के भेद। संधि 3 प्रकार की होती है। सबसे पहली है स्वर संधि, द्वितीय है व्यंजन संधि और तृतीय है विसर्ग संधि। संधि के इन भेदों पर या इन प्रकारों पर हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।